हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छी तरीके से आप लोग अपने कंपटीशन लेवल की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे और बहुत सारे सवालों को आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट उस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस बार जनवरी जेई मेन सेशन में पूछा गया था 2025 में, और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जनवरी मेन 2025 का जो सेशन था उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और किस तरीके से उन सवालों को अप्रोच करना है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से और हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के सवालों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज अहमद। लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन पार्ट। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक से जो सवाल पूछे गए थे तो बड़ा सिंपल टाइप के सवाल पूछे गए थे। इनफैक्ट किसी भी तरह का इंटीजर टाइप का सवाल नहीं था, सबके सब एमसीक्यू टाइप का सवाल था। और जब एमसीक्यू टाइप का सवाल आता है तो एडवांटेज मिल जाता है बच्चों को, 4 ऑप्शन में से उनको सही सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज। अच्छा, आपको हीलियम आयन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेडियस बताना है और बोला है कि A0 जो है रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो देखो सिंपल सी बात यहां पे करेंगे कि जो यहां पे फॉर्मूला होगा A0 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे जब रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। सो R विल बी इक्वल टू 0.529, ये एंगस्ट्रॉम में है तो ये A0 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर अपॉन z। यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और हीलियम आयन है तो z की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। तो R विल बी इक्वल टू A0 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ गया 2A0। कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आसान सा सवाल है, बोर रेडियस का सवाल था और बोर एटॉमिक मॉडल पे तो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट टाइप का सवाल था। 2 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, रिपीट किया गया सवाल है। अगर आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखें तो आपको ये सवाल आपको मिल जाएगा, रिपीट किया हुआ सवाल है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। A spectral line will be observed for 2px and 2py। बोल रहा है कि 2px और 2py के लिए स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर ऑब्जर्व होगा। क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 2px और 2py का जो एनर्जी लेवल होता है वो सेम होता है, बिकॉज बोथ आर दी डीजेनरेट ऑर्बिटल। स्पेक्ट्रल लाइन आपको केवल तभी मिलेगी जब यहां पर आप फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइन देगा। पर यहाँ पर फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे देयर इज द एब्सेंस ऑफ फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड सिंस बोथ द ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, बोथ द ऑर्बिटल आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब एनर्जी लेवल बराबर है, तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 2px एंड 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये तो अभी अभी आपको बता दिया कि ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब कि ऑप्शन यहां पर बी का बनेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी बच्चा लोग। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट ट्रीटमेंट ऑफ अ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। Which spectral line of hydrogen atom is suitable for this? डाटा दिया गया, रेडबर्ग कांस्टेंट आप 10⁵ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लेंगे।
H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 लेंगे, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि दो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। वेवलेंथ दिया है तो एक ही फॉर्मूला से हो जाएगा। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है 1/λ वेव नंबर इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर इन दी ब्रैकेट 1/N1 स्क्वायर लोअर शेल माइनस 1/N2 स्क्वायर हायर शेल। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 900 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 1/900 इंटू 10 की पावर -9। RH की वैल्यू कितना दिया गया बच्चा, देखो RH की वैल्यू बोला है 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर, पर हम लोग SI यूनिट में लेके चलेंगे, इसको पर मीटर में कन्वर्ट करो तो पर मीटर में हो गया 10 की पावर 7। कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटम है, तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और यहां पे हम लोग को N1 और N2 की वैल्यू हम लोग को पता करना है, यही हमारा पता करने वाला पार्ट है। इसको करेंगे तो 2 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 10 की पावर 7 बचेगा, नीचे 9 होगा, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमें मिल गया, क्या 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1/9 होना चाहिए। तो देखो कहां पे बन सकता है 1/9, चारों ऑप्शन को अब एनालाइज करो। 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, तो मुझे यहां पे पाश्चन सीरीज नजर आ रहा है, क्योंकि फाइनल जो है वो इनफाइनाइट है, हायर शेल इनफाइनाइट का स्क्वायर 0, N1 की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 1/9 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चा, C। तो ऑप्शन बेस्ड है, आपको पहले इक्वेशन को फ्रेम करना है और इक्वेशन को फ्रेम करने के बाद ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन उस दिए हुए इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू अवर अनदर क्वेश्चन। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड, इस पर्टिकुलर चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा पूछा गया था, इनफैक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछा गया था ज्यादा सवाल। देखो दो स्टेटमेंट फिर से दिया है, रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1, फॉर अ गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n स्क्वायर। क्या स्टेटमेंट सही है? मुझे तो ये बिल्कुल एकदम सही नजर आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे कि पहले शेल में एक सबशेल, दूसरे शेल में 4 सबशेल, एक s का और 3 p का, तीसरे शेल में 9 सबशेल, एक S 3 P 5 D का। तो इस तरीके से मतलब कि स्टेटमेंट तो बिल्कुल एकदम सही है। फॉर एनी सबशेल द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय -L2 प्लस L वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। असल में ये बता रहा है दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही ना बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल होता है, फिर एजीमुथल होता है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी टेक्निकली सही है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों की दोनों फॉल्स है। बच्चे जल्दबाजी में हड़बड़ी में क्या करते हैं, पहला मार लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में फिट रहता है कि पहला ही होगा, किताबों में पहला ही दिया रहता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, पर यहां पे इसने स्विच कर लिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये सी ऑप्शन में है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी टाइप का सवाल। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल फिर से स्टेटमेंट बेस्ड। देखो बार बार स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा जा रहा है, इतनी बार स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया है तो बनता तो है इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करना। अ प्लॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां पे अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सरे की है, वर्सेस एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि एटॉमिक मास वर्सेस अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्ट्रेट लाइन होता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जब हम लोग दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक है अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास,
और दूसरा होता है अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास के केस में जो ग्राफ होता है बड़ा जिगजैग टाइप का होता है, एटॉमिक नंबर के केस में ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये गलत हो गया, एटॉमिक नंबर होता तब सही होता। अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर स्ट्रेट लाइन, बच्चा फ्रीक्वेंसी नहीं है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता तब सही होता, मतलब कि ये भी क्या है बच्चा, गलत है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। तो इसका आंसर हो गया सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम, ये जो आपका क्वांटम नंबर से जुड़ा हुआ सवाल है। और हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी इज, बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लोएस्ट है। देखो यहां पे भी बच्चे तुरंत गलती करते हैं, उनके मन में ये हो जाता है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये एनर्जी का ऑर्डर। पर असल में ये एनर्जी का जो ऑर्डर है दैट इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। पर हाइड्रोजन एटम क्या है बच्चा, हाइड्रोजन एटम तो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन का है, और फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पे जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है, 1s सबसे कम, फिर ts इज इक्वल टू 2p, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, उससे ज़्यादा हो जाएगा 4s एंड सो ऑन। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी क्या 1s में कोई है, 1 में तो कुछ नहीं है। क्या 2 में कोई है, 2 में भी कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। क्या 3 में है, 3 में 3px है, 3d है और 3d है, मतलब कि इन तीनों की एनर्जी बराबर है और सबसे कम है, 4 वाले की तो ज्यादा हो जाएगी। तो बी, सी और डी, कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। याद कर लो बच्चा, यहां पर थोड़ा सा बस दिमाग को प्रॉपर तरीके से यूज करने की बात आ गई थी, हड़बड़ी में नहीं करना है। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, अब देखो आ गया वही सवाल का बस रिपीटेशन। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ, देखो सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वहीं पे पॉसिबल है जहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में वो किसी भी तरह का यहां पर एनर्जी का डिफरेंस शो नहीं करता है। तो देखो यहां पर क्या है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो ये तो 1s हो गया। यहां पे n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ये आपका 2p हो गया। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ये हो गया आपका 3d। यहाँ पे n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, ये आपका 2s हो गया। ये 3 और 2, ये 3d। तो देखो एक यहाँ पे 3d है और एक यहाँ पे 3d है, दोनों की ऑर्बिटल आपका डीजेनरेट होगा तो दोनों की एनर्जी लेवल भी सेम होगी। क्या पूछा गया है, सेम एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो d वाला है और एक यहां पर e वाला है, e एंड d, d एंड e, ऑप्शन बी, d इज द करेक्ट वन। क्लियर, आसान सा सवाल था, बस आसान, बस देखना है, समझना है, टिक करना है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is are not correct with respect to energy of the atomic orbital of the hydrogen atom? फिर से वही सवाल, अभी इसको बताया था, मतलब कि एक ही कॉन्सेप्ट पर 3 बार सवाल पूछा जा चुका है, एक ही कॉन्सेप्ट पर, और ये हमने बहुत बार देखा है। हम लोगों ने इसको स्ट्रक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट में भी देखा था कि एक ही कॉन्सेप्ट पर 2 से 3 बार वहां पे सवाल पूछा गया था। तो यह कौन सा सही है, हाइड्रोजन एटम की बात कर लिया है। हाइड्रोजन एटम मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में ये तो गलत हो गया, 1s 2s नहीं, ये सही हुआ है, ये गलत थोड़ी है, ये सही है। क्यों, क्योंकि 1s की कम होती है, सेकंड फर्स्ट सेल की कम होती है, सेकंड की ज्यादा, थर्ड की ज्यादा, फोर्थ की सबसे ज्यादा, ये सही है।
ये भी एकदम सही है, 1s फिर 2s इज इक्वल टू 2p फिर 3s इज इक्वल टू 3p। अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था 1s 2s 4s 3d, 3d पहले होना चाहिए था, 4s बाद में होना चाहिए था, गलत। 1s 2s 2p, देखो यहां पर क्या है कि 2s इज इक्वल टू 2p है फॉर हाइड्रोजन, ये गलत। तो आंसर हो गया ए और बी, ऑप्शन डी। ए और बी ऑप्शन यहां पर हो गया डी। जस्ट वेट अ मिनट, यहां पर एक कुछ यहां पे चीजों को सही कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट है, हमने करेक्ट, देखो हमसे ही यहां पे सबसे बड़ी गलती हो गई, नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट में कौन है, सी और डी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सिली मिस्टेक कितना भारी पड़ जाता है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। If A0 is denoted as the Bohr radius of the hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength lambda of the electron present in the second orbit of hydrogen atom? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद है हाइड्रोजन एटम का, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशनशिप इसमें से पता करना है। तो आपको पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एक और फॉर्मूला हम लोग को पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या लिख सकते हैं, एम वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर। इसको यहां पे ले जाते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहां पे हो जाएगा एन एच और ऊपर हो जाएगा 2 पाई आर। आर को हम लोग ए नॉट के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एन एच मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर हो जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब इसी में सॉल्व करते हैं, कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू आप यहां पर 2 रख लो। तो एन की वैल्यू यहां पे मत रखिएगा क्योंकि तब आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको चेक करना पड़ जाएगा। एन की वैल्यू यहां पे 2 रख दो, तो 2 2 4 4 2 8, तो ये 8 हो गया। एस से एच कैंसिल आउट हो गया, यहां पे पाई ए नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, तो नीचे एन हो जाएगा 8 पाई ए 0 बाई एन। कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको अच्छे से देख लो प्लीज, हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ग्राफिकल सवाल है, और जो ग्राफिकल सवाल है वो बोर एटॉमिक मॉडल से ही पूछा गया है। एनर्जी वर्सेस जेड का यहां पर रिलेशनशिप पूछा गया है। द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रोवाइड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई वर्सेस जेड प्लॉट फॉर अ कांस्टेंट एन। एन की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट है, तो हम लोग को पता है कि ई इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर है। क्या क्या कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट उसको हटा दो, एन कांस्टेंट है हटा दो, 13.6 कांस्टेंट है हटा दो, सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द जेड स्क्वायर। मतलब कि जो हमारा ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सिस पे बनेगा और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है, पॉजिटिव वाला तो आप हटा दो, गलत है। नेगेटिव में लीनियर डिक्रीज है और यहां पे एक्सपोनेंशियल, तो आंसर हो गया ए। आसान सा, बस देखना था, टिक करना था, आगे बढ़ना था। बोनस टाइप का ये सवाल ट्रीट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। देखो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, बहुत स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्रेरी प्रिसिशन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बोल रहा है कि हम लोग लीनियर मोमेंटम और पोजीशन का प्रेसाइज कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। यही तो बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
if the uncertainty in the measurement and position, measurement of position and uncertainty in measurement of momentum are equal for an electron, then the uncertainty in measurement of velocity is, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बोल रहा है कि डेल्टा पोजीशन है ना x डेट इज इक्वल टू डेल्टा p, दोनों वैल्यू बराबर है। हम लोग को फॉर्मूला पता है, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसी में हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा v स्क्वायर कितना हो गया, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे डेल्टा v क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और m निकल जाएगा h अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट h अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/2m। क्या ऐसा है, अंडर रूट h अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/2m, सही है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन सी। तो यहां पे आंसर हो गया यहां पर सी। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्ररी पोजीशन बोथ द लीनियर मोमेंट एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सही है। इफ द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम पोजीशन, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एक बार यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे इसका सही आंसर क्या है। सही है, दैट इज द करेक्ट वन, सी आंसर बन जाएगा। एक हल्का सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, मैंने जो यहाँ पे आंसर लिखा था वो थोड़ा सा अलग था। एनीवे एंड दैट्स ऑल। देख रहे हैं सवाल कम पूछा गया था, इजी पूछा गया था, आसान पूछा गया था, और सवाल को करना बनता है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, उसके डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अमित, दोनों को अपलोड कर देना।